हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा जो आने वाली है और आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा आने वाली है, उस परीक्षा के लिए जो करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है, उस सीरीज का ये 28th वीडियो है। ये 25 क्वेश्चंस के वीडियोस की सीरीज है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 676 से लेके 700 तक डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आपके पास जो इन दोनों परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के 700 प्रश्नों का संकलन आपके पास हो जाएगा और इस तरह आप लोग इस परीक्षा में 40 से 50 नंबर तक अपने सिक्योर कर सकते हैं। अभी इसके आगे भी कुछ वीडियोस आपको और मिलेंगे, ठीक है। परीक्षा जब होगी तो उसके कुछ दिन पहले तक आपको ये वीडियो हम प्रोवाइड करते रहेंगे, तो आप इस सीरीज से जुड़े रहें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पुराने जो वीडियोस हैं उनको जरूर देख लें, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 28 के पहले क्वेश्चन से, जो इस सीरीज का 676वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक ईंधनों को बढ़ावा देना, जैव ईंधन का उपयोग बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा की बचत करना और चौथा है जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ाना। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये जैव ईंधन का उपयोग बढ़ाना या बायोफ्यूल्स जो है उनके उपयोग को क्या करना है, बढ़ाना है। यही उद्देश्य से ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस स्टार्ट किया गया है और ये 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और उद्योगों का एक बहुहितधारक गठबंधन है, ठीक है। इसमें 24 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है गठबंधन में पहले ही शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। ये जो है इसी वजह से ये चर्चा में रहा है अभी, इसलिए इसको करंट में इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 में किसके कार्यकाल के पहले वर्ष के भाषणों का संकलन है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू और प्रणब मुखर्जी। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारत की जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके कार्यकाल के पहले वर्ष के जो उनके महत्वपूर्ण भाषण है, ठीक है। ऐसे 75 महत्वपूर्ण भाषणों को क्या किया है, पुस्तक विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 के नाम से संकलित किया गया है और इस संकलन को अभी जारी किया गया है। यह संकलन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? गरीबी उन्मूलन, शिक्षा का अधिकार, गरीबी और असमानता से मुकाबला करना, स्वतंत्रता और न्याय। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये जो वर्ष 2024 का नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस है, इसका जो थीम है, विषय है, वो है गरीबी और असमानता से मुकाबला करना, ठीक है। बाकी प्रतिवर्ष 18 जुलाई को क्या है, अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो विषय है, गरीबी और असमानता से मुकाबला करना हमारे हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिन्हें हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनिल भारद्वाज, यू आर राव, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और ए और सी दोनों। तो सही जवाब इसका जो है वो ऑप्शन डी, ये वैज्ञानिक जो है अनिल भारद्वाज और प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, इन दोनों लोगों को क्या किया है, हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और जो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है उन्होंने 15 जुलाई को इनको इस सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है, ठीक है। बाकी ये पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है, जिसमें नेतृत्व भूमिकाएं विशेष महत्व रखती हैं। जो लीडरशिप के रोल में, आप लोग लीडर के रोल में जो काम करते हैं, उसको स्पेशल प्रायोरिटी इसमें दी जाती है। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का पूर्वानुमान लगाया है? 6.5%, 6.8%, 7% और 7.2%। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, जो एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या एडीबी जो है, इसने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय जीडीपी वृद्धि दर को कितना बताया है? 7.2% बताया है, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने जो वित्त वर्ष 2024-25 जिसमें अभी हम लोग चल रहे हैं, इसमें इन्होंने बताया है कि जो भारत में मुद्रास्फीति है वो 4.6% रहेगी, जबकि भारत की विकास दर जो रहेगी वो 7% की रहेगी। और 2025-26 में जो इन्होंने विकास दर की बात की है वो 7.2%, जबकि मुद्रास्फीति दर जो है वो घटकर
4.5% हो जाएगी। तो ये दोनों ही आंकड़े जो है वो भारत की आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत सकारात्मक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के ये लोग कुशल संचालन पर क्या कर रहे हैं, विश्वास दर्शा रहे हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि अब जो परीक्षाएं आने वाली हैं, दोनों परीक्षाएं, तो इन परीक्षाओं के लिए जून 2024 के बाद जो भी इनकी वृद्धि दर को लेकर आंकड़े दिए गए हैं, जिन जिन संस्थानों द्वारा, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने विश्व बैंक ने जो विकास दर के बारे में बात की थी उसके बारे में बताया था, वैसे ही आईएमएफ है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स है, ठीक है, एसएनपी है। इस तरह से जो भी संस्थाएं विकास दर की बात करेंगी वो सब आप डेटा अपने पास कंपाइल रखिएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको एक कंसोलिडेटेड शीट में ये सारा डेटा दे दें ताकि आपका परीक्षा में क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो आप लोग जो है इन दोनों परीक्षाओं के लिए इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज के अलावा जो भी डेटा आएगा उस सब की जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको टाइमली नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिले। और कुछ इंफॉर्मेशन हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको सर्कुलेट करेंगे। उसके लिए आप हमारा नीचे ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है, टेलीग्राम का यूजर नेम और व्हाट्सएप का नंबर दिया है। आप इसके माध्यम से संस्थान से जुड़े रहें ताकि आप इन परीक्षाओं के लिए जो भी सामग्री जारी होगी वो सारी सामग्री आप प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन, अस्मिता परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र में सुधार लाना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो अस्मिता परियोजना या प्रोजेक्ट अस्मिता है उसका लक्ष्य भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना है। जो स्टडी मटेरियल है उसको क्या करना है, आपको एनहांस करना है। और ये परियोजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसने स्टार्ट की है। और इनके अनुसार इस परियोजना के तहत इन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में करीब 22,000 पुस्तकें तैयार करना है। नीचे अस्मिता का फुल फॉर्म हमने दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी में है अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषा में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना, और इंग्लिश में है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। अगला क्वेश्चन है, युकी भावरी और उनके फ्रांसीसी साथी अल्वानो ओलिवेटी ने स्विस ओपन टेनिस 2024 के पुरुष युगल या मेंस डबल खिताब किस जोड़ी को हराकर जीता है? ऑप्शंस है, फेब्रिस मार्टिन और उगो हम्बर्ट, एंड्रियाज मियस और जॉन लेनार्ड स्ट्रफ, राफेल नडाल और फेलिसियानो लोपेज, नोवाक जोकोविच और फिलिप क्राजिनोविच। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये युकी भावरी और अल्बानो ओलिविटी ने फेब्रिस मार्टिन और उगो हम्बर्ट इन दोनों की जोड़ी को हराकर स्विस ओपन टेनिस 2024 के पुरुष युगल का खिताब जीता हुआ है। ये प्रतियोगिता 16 से 20 जुलाई 2024 के बीच में आयोजित की गई है। ठीक है, और ये जो इन्होंने हराया है फेब्रिस मार्टिन और उगो हम्बर्ट को, ये दोनों क्या है, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन खिलाड़ियों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, महेश भूपति और सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना और सुमित नागल, रामनाथन कृष्णन और युकी भावरी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इन दो खिलाड़ियों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिसमें लिएंडर पेस को खिलाड़ी श्रेणी में, जबकि जो विजय अमृतराज हैं इनको योगदानकर्ता की श्रेणी में शामिल किया गया है। और इन कैटेगरीज के अंदर इनको टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी इनके जो अचीवमेंट्स हैं वो नीचे लिखे हैं, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? ठीक है, एजुकेशन वीक। ऑप्शंस हैं 20 से 26 जुलाई, 21 से 27 जुलाई, 22 से 28 जुलाई और 23 से 29 जुलाई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 22 से 28 जुलाई के बीच जो है शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया। और इस आयोजन का जो उद्देश्य है वो है छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके द्वारा शुरू किए गए शैक्षिक सुधारों को बढ़ावा देना है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी द्वारा एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए गए हैं उन रिफॉर्म्स को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, और ये नई शिक्षा नीति जो आई थी उसके 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही ये सप्ताह आयोजित किया गया है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, जो लोग पहले परीक्षा दे रहे हैं या जो लोग पहली बार परीक्षा में बैठेंगे, तो जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उन दिवसों के साथ साथ यदि कोई महत्वपूर्ण सप्ताह भी आयोजित किए जा रहे हैं तो उन सप्ताह के बारे में भी क्वेश्चन कमीशन
पूछता है तो आप लोग इनकी भी जानकारी रखें। आप ये ना सोचें कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। इस पूरी सीरीज में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो, ठीक है, या जो ये कहा जा सके कि ये परीक्षा में आने की इसकी संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृषिविद पद्मश्री कमला पुजारी जी का निधन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर, कटक, कोरापुट और बी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये कमला पुजारी जी हैं। इनका कटक में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जो जन्म है वो उड़ीसा के कोरापुट जिले के पात्रापुट गांव में हुआ था और इनको वर्ष 2019 में कृषि के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने धान की 100 से ज्यादा किस्मों के अलावा कई तरह की हल्दी और जीरे को क्या किया है? संरक्षित किया है। ठीक है, इन्होंने कृषि क्षेत्र में जो है वो पारंपरिक बीजों के संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओलंपिक नाइट, ओलंपिक ऑर्डर, ओलंपिक मेडल ऑफ ऑनर और ओलंपिक शील्ड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये अभिनव बिंद्रा को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये अभिनव बिंद्रा जो है वो जो है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले क्या है? पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो 2008 में बीजिंग में ओलंपिक आयोजित हुए थे उसमें 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था और इनके इसी जो है इनके इसी कौशल को ध्यान में रखते हुए इनको इस पदक से जो है वो सम्मानित किया गया है। और ये जो अभिनव बिंद्रा है यह सम्मान प्राप्त करने वाले ये क्या है? पहले भारतीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 का गांधी मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? परम पावन दलाई लामा, रिगोवर्टा मेंचुतुम, मलाला यूसुफजई, नेल्सन मंडेला। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये रिगोवर्टा मेंचुतुम जो है इनको वर्ष 2020 का गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको 18 जुलाई 2024 को नेल्सन मंडेला की 106वीं जयंती पर यह पुरस्कार दिया गया है। ये जो रिगोवर्टा मेंचू है ये ग्वाटेमाला की मानव अधिकार कार्यकर्ता, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो वहां के लोकल लोग हैं उनके स्थानीय लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? समर्पित किया है। इनको वर्ष 1992 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। बाकी रही बात जो गांधी मंडेला पुरस्कार है, ये पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा मंडेला और गांधी दोनों के मूल्यों को बनाए रखने वाले लोगों को दिया जाता है। ऐसे लोग जो नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी दोनों के आदर्शों पर चलते हैं, उनके मूल्यों को क्या कर रहे हैं? आत्मसात करके आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में भारत की विकास दर रहेगी। ठीक है, ऑप्शन है 6 से 6.5%, 6.5 से 7%, 7 से 7.5% और 7.5 से ये यहाँ पे 8 होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 8.0। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। ये जो विकास दर है वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो भारत की विकास दर है वो 6.5 से 7% के बीच में रहेगी, जबकि मुद्रास्फीति जो दर है वो घटकर क्या हो जाएगी? 5.4% हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डेटा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोग बजट और आर्थिक समीक्षा के बारे में तो पूरी डिटेल पढ़ के जाइएगा भी। इसमें थोड़ी सी डिटेल हमने आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में लिखी है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आप लोग चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है FAO। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? ब्राजील, इंडोनेशिया और कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत, रूस, अमेरिका और नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत जो हैं ये वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष देश हैं। ये FAO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है, शीर्षक है विश्व के वनों की स्थिति। इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी है और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से 2020 के बीच भारत में प्रति वर्ष 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। काफी सकारात्मक डेटा है ये। ठीक है, और जो
पर्यावरण पर जो है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इफेक्ट्स हैं, तो उसको कम करने में जो है ये काफी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त जो है चीन ने 19,37,000 हेक्टेयर के अधिकतम वन क्षेत्र वृद्धि के साथ क्या किया है, पहला स्थान हासिल किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 4,46,000 हेक्टेयर के साथ क्या किया है, दूसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 78, 82, 85 और 90। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, जो ये दर्शाता है कि विश्व के शक्तिशाली पासपोर्ट्स कौन से हैं, कौन सा पासपोर्ट जो है वो किस स्थान पर आता है, वो इंडेक्स ये बताता है। और जो 2024 का हिनले पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें भारतीय पासपोर्ट को 82वां स्थान मिला हुआ था। ये जो है इस बार क्या है, 2 स्थानों की गिरावट हुई है। जो 2023 का इंडेक्स था, उसमें भारतीय पासपोर्ट जो है वो 80वें स्थान पर आया था, जबकि 2024 में ये क्या हुआ है, 82वें स्थान पर आ गया है। अगर शीर्ष स्थान की बात करें, तो शीर्ष स्थान जो है इसमें सिंगापुर के पासपोर्ट ने फिर से रिटेन किया है, जबकि अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान का पासपोर्ट रहा है। ठीक है, बाकी इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA से एकत्रित किए गए आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, इसके आगे एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें बताया है कि भारत, सेनेगल और ताजिकिस्तान, ये तीनों देश जो हैं, इन तीनों देशों के पासपोर्ट संयुक्त रूप से 82वें स्थान पर आए हैं। और इन पासपोर्टों के अनुसार जो है आप 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो आप 58 देशों में क्या कर सकते हैं, विदाउट वीजा यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और है, ये जो करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स की जो सीरीज चल रही है PCS और RO परीक्षा के लिए, इसमें जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम आपको PDF के फॉर्म में भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत सी नॉमिनल कॉस्ट में जो है ये सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आपको इन परीक्षाओं में बहुत अधिक सहायता देगा, आपको 40 से 50 नंबर तक प्राप्त करने में आपकी हेल्प करेगा। चूंकि इन डेटा को कंपाइल करवाने में, फॉर्मेटिंग वगैरह में थोड़ा सा रिसोर्सेज यूज होते हैं, इस वजह से इनको हमने कुछ कॉस्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो आप ये सारा डेटा जो है हमसे PDF के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, आपको इससे डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से, ये नीचे जो है टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम, व्हाट्सएप का नंबर, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क करके जो है ये PDF ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट, ये अभ्यास का नाम है, खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए कहां गई, चीन, रूस, मंगोलिया और जापान। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, ये अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन मंगोलिया और मंगोलिया के उलन बटोर में इसका आयोजन किया गया। और ये अभ्यास जो है वो 27 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया और भारतीय टुकड़ी ने उलन बटोर की यात्रा की। और इस अभ्यास का जो लक्ष्य है वो है भारतीय सशस्त्र बलों को शांति अभियानों के लिए तैयार करना है। जो पीस मिशन होते हैं उनके लिए इनको प्रिपेयर करना है। ये राइट हैंड पे आप मैप देख रहे होंगे, यहाँ चाइना रहा, ऊपर रसिया रहा और बीच में ये जो एरिया है ये मंगोलिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीटी कुरियन जी जिनका हाल में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित थे, विज्ञान, साहित्य, खेल और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये सीटी कुरियन जी जो हैं ये भारत के एक प्रमुख अर्थशास्त्री रहे हैं, जिनका 93 ईयर्स की उम्र में, 93 वर्ष की आयु में 23 जुलाई को क्या हो गया है, 23 जुलाई 2024 को निधन हो गया है। ठीक है, तो उन्होंने वर्ष 2000 में क्या किया है, भारतीय आर्थिक संघ के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। और इन्होंने अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर करीब 15 पुस्तकें लिखी हैं और इन्होंने गरीबी से लड़ने के दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र का क्या है, अध्ययन किया है। इनके शोध का प्रमुख विषय यही था कि किस तरह से अर्थशास्त्र के माध्यम से गरीबी से लड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इनका योगदान जो है वो बहुत सराहनीय है, ये एक प्रमुख हस्ती है और इस वजह से जो है इनका क्वेश्चन जो है वो करंट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन जो है वो है, पेरिस ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह कब आयोजित हुआ, 24 जुलाई 2024, 25 जुलाई 2024, 26 जुलाई 2024 और 27 जुलाई 2024। तो सही जवाब इसमें ऑप्शन सी, ये जो पेरिस ओलंपिक खेल हैं
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, इनका आयोजन जो है वो 26 जुलाई 2024 से शुरू हुआ है। 26 जुलाई को इनका जो है उद्घाटन समारोह हुआ है और ये आयोजन जो है वो 11 अगस्त 2024 तक जारी रहा है। समापन समारोह जो है वो 11 अगस्त को आयोजित हुआ था। बाकी जो पेरिस ओलंपिक खेल हैं, इन खेलों का जो शुभंकर या मस्कट है, वो मस्कट है फ्रीजियन कैप। ये जो है वो मस्कट है और ये ओलंपिक खेलों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जितने भी एथलीट थे जिन्होंने इन खेलों में क्या किया है, भाग लिया है, वो सभी कार्यक्रम स्थल तक क्या पहुंचे हैं, नदी मार्ग से पहुंचे हैं। और इस जो खेलों में जो भारतीय दल है, भारतीय एथलीटों का दल है, उस दल को पीवी सिंधु और जो टेबल टेनिस के दिग्गज हैं शरद कमल जी, इन्होंने भारतीय दल का क्या है, ध्वजवाहक के रूप में इन्होंने नेतृत्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, चराइदेव मैदान और माजुली द्वीप। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये असम के जो चराइदेव मैदान है, इनको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची या वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उस सूची में इसको शामिल कर लिया गया है और इनको सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी के अंतर्गत इस सूची में शामिल किया गया है। ये सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। तो अब भारत में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनका टोटल नंबर जो है वो 43 हो गया है। ठीक है, आप हमसे टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ेंगे तो ये जितने भी स्थल हैं, उन सबकी सूची की एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसमें 3 श्रेणी में जो है भारतीय स्थल है, एक तो संस्कृति, एक है नेचर और एक है मिसलेनियस। तो किस सूची में कितने स्थल हैं और कौन सा किस ईयर में शामिल हुआ है, उसके बेसिस पे आपको एक लिस्ट यहां से मिल जाएगी। ठीक है, बाकी थोड़ी सी डिटेल इन चराइदेव मैदान के बारे में है। ये जो अहोम राज परिवार थे, उनके जो राज परिवार के जो मृतक हैं, उन मृतकों की अस्थियों और राख को जो है इन मैदानों में क्या किया गया था, दफनाना शुरू किया गया था। ठीक है, तो वो मैदान है जिनको इसमें शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, किस देश की साडो SADO सोने और चांदी की खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और थाईलैंड। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो जापान देश की साडो सोने और चांदी की खदानें हैं, इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारत की तरफ से जो है वो असम के चराइदेव मैदान और जापान का जो है वो साडो सोने और चांदी की खदानें जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अभी नवीनतम एंट्री है। और ये जो खदानें हैं, इन खदानों के बारे में माना जाता है कि इनका संचालन 12वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ था और ये द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक इनसे उत्पादन जारी रहा है। ठीक है, और ये पर्यटकों के आकर्षण का एक विशेष केंद्र है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? ऑप्शन है रमिता जिंदल, पीवी सिंधु, मनु भाकर और निखत जरीन। ये तो सबको ही आंसर पता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनु भाकर। मनु भाकर जो है वो ओलंपिक खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली जो है वो पहली भारतीय महिला है। इनसे पहले किसी भी भारतीय महिला ने ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी प्रतियोगिता में कोई भी पदक नहीं जीता था। इन्होंने जो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता है, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीतकर ये इतिहास दर्ज किया है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रीलंका ने किस देश की क्रिकेट टीम को हराकर अपना पहला महिला एशिया कप क्रिकेट खिताब जीता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हराकर जो है वो एशिया कप क्रिकेट का जो है वो खिताब जीता हुआ है और ऐसा इन्होंने पहली बार किया है। ये जो मैचेस हैं, ये टूर्नामेंट है, ये 19 से 28 जुलाई 2024 तक श्रीलंका में खेला गया और जो फाइनल मैच है वो श्रीलंका के दाम्बुला के रंगीरी दाम्बुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया, जिसमें इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर ये खिताब जीता है। इनकी खिलाड़ी हैं समर विक्रमा, इनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है फाइनल मैच का, जबकि चमारी अथापट्टू इनकी दूसरी खिलाड़ी हैं जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये महिला एशिया क्रिकेट का जो है वो 9वां संस्करण था जिसमें श्रीलंका जो है वो पहली बार विजयी हुआ। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर कौन बन रही है? प्राची यादव, जिया राय, नेहा अग्रवाल और प्रीति सिंह।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये जिया रॉय जो है, ये इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर बन गई हैं। इन्होंने इंग्लिश चैनल को करीब 17 घंटे और 25 मिनट में पार किया है। ठीक है, और इन्होंने इंग्लिश चैनल के अवार्ड्स क्लिप से फ्रांस के पॉइंट डे ला कोर्टे ड्यून तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की है। इन्होंने ये दूरी अकेले जो है वो तैरकर पार की है, चूंकि ये पैरा स्विमर है। ठीक है, तो ये इनका योगदान जो है वो और विशिष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में मनु भाकर ने अपना दूसरा कांस्य पदक किस स्पर्धा में जीता है? महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल, महिलाओं की 20 मीटर एयर पिस्टल, मिश्रित 25 मीटर एयर पिस्टल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल जो स्पर्धा थी, इसमें मनु क्या किया है, दूसरा कांस्य पदक जीता है और एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। इन्होंने जो है, मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जो है मिक्स्ड टीम इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल का, ये कैटेगरी लिखी हुई है 10 मीटर एयर पिस्टल का मिक्स्ड टीम इवेंट में इन्होंने दक्षिण कोरिया की जो टीम है या जोड़ी है उसको हराकर ये खिताब जीता। ठीक है, और ये 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है मनु भाकर, पीवी सिंधु के बाद दूसरी भारतीय महिला एथलीट बन गई है। अच्छा, यहाँ पे आप ये याद रखिए कि एक ही सीजन में, एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर पहली महिला है और 2 पदक जीतने वाली, ठीक है, वैसी दूसरी है। तो पीवी संधू जो है वो 2 अलग अलग ओलंपिक खेलों में 2 पदक पहले ही जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए हैं मनोज सोनी, प्रीति सूदन, राजीव कुमार और सुनीता शर्मा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये प्रीति सूदन जी जो हैं, ये यूपीएससी की नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुई हैं। ये नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी एक आईएएस ट्रेनी थी, उनके जो चयन है, उनके चयन को लेकर काफी विवाद हुआ और अल्टीमेटली यूपीएससी ने जो है उनके चयन को रद्द कर दिया है, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी थी। तो चूंकि जो है वो थोड़ा सा इसको लेकर न्यूज में रहा है ये अभी कमीशन, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रीति सूदन जी ने 1 अगस्त 2024 से अध्यक्ष के पद पर कार्य करना स्टार्ट किया है और इनका कार्यकाल जो है वो अप्रैल 2025 तक रहेगा और इस समय इनकी आयु क्या हो जाएगी, 65 वर्ष की हो जाएगी। आप लोग जानते ही होंगे कि यूपीएससी में जो है सदस्य हैं या जो चेयरमैन है वो क्या है, 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं। बाकी और सभी लोग आप लोग परिचित हैं कि यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में जो है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सीरीज है, उस प्रैक्टिस सीरीज के 28 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। टोटल 700 क्वेश्चन अभी तक हमने जो करंट अफेयर्स जो इन पीसीएस और आरओ परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वैसे 700 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ये सीरीज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें लाइक करके, कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें और आपके जो साथी हैं उन साथियों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इन परीक्षाओं के लिए जो नया कंटेंट है उसकी आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज इतना ही, बाकी प्रैक्टिस सेट 29 के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए